गुड इवनिंग, स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम प्रैक्टिस करेंगे आज के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर। शानदार प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसमें अपना तरफ से कोई प्रश्न शामिल नहीं किया गया। आपको ये देखना है परीक्षा में पढ़ना कैसे है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। बेहतरीन प्रश्न। चलिए आज का पहला प्रश्न इसमें है, और देखो 24/8/2021 शिफ्ट सेकेंड और थर्ड के पेपर इसमें शामिल है। 30 प्रश्न होंगे, जनगणना से है। और प्रश्न देखें, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आप फटाफट एक बार उत्तर दीजिए। फिर देखिए, अगर हम बात करें इसमें बसे हुए गांवों की संख्या, है ना, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। इसका सबसे सही जवाब है बिहार। बिहार ही सही जवाब आप लोग भी बता रहे थे। उस हिसाब से नहीं है प्रश्न, देखो गलत हो सकता है। सबसे ज्यादा गांव नहीं पूछ रहा, बसे हुए गांव, है ना। और उसमें भी उत्तर प्रदेश का ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बिहार ही करना होगा। बिहार इज द राइट आंसर, है ना। ये प्रश्न पूछा गया। अगर एक प्रश्न देखो, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा, ये बहुत कठिन प्रश्न है, साधारण लोग नहीं बता पाएंगे। ग्रामीण जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में ये नहीं बता सकते आप लोग, सोच नहीं जाएगी वहां तक, बिल्कुल नहीं। कुछ भी बता लो गलत हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पहला राज्य, पहला राज्य, है ना। थोड़ा अनुमान लगाइए क्या होगा। मैं कह रहा हूं ना, अनुमान भी गलत हो जाएगा, आप लोग कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसका क्या जवाब होगा? मध्य प्रदेश भी नहीं, इसमें दिया है ना हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। आप सोच भी नहीं सकते थे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। 2011 जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में पहला राज्य कौन सा है? यहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, शहर वगैरह बने नहीं है, 2-3 तो उसके बस नगर है, बाकी सब जनसंख्या ग्रामीण टाइप की है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार और कई मामलों में 2011 जनगणना इन बिहार के लिए बहुत खराब साबित हुआ है। शिक्षा, कहते हैं ना साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कितनी है बिहार? साक्षरता दर के मामले में सबसे नीचे, सबसे कहां है? नीचे। जनघनत्व, जनघनत्व में, जनघनत्व में कहां है? पहला, सबसे टॉप पर है। सर्वाधिक जनघनत्व यही है। कितना है बताओ? 1106 व्यक्ति प्रति किलो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 1106। शिक्षा साक्षरता दर सबसे नीचे, जनघनत्व सबसे ज्यादा। इतना ही नहीं, महिला साक्षरता दर में भी सबसे नीचे, पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे नीचे, है ना। इस तरीके के इसकी ये है। चलिए अगले पर आते हैं। बिहार की राजधानी, इतिहास में बहुत नाम है उसका, पाटलिपुत्रा। किसने बसाया था पाटलिपुत्र को? हर्यक वंश के महान शासकों में से एक उदयन ने। किसने पटना बसाया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन, अजातशत्रु का लड़का था, उसने राजधानी बनाई थी पटना को। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं, जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने के लिए उसकी मदद करती है। बताइए, मतलब ये कहा जा रहा है कि उस भूगर्भीय जमीन के नीचे की उस यूनिटी को बताइए, जब कुआं खोदते हैं तो वहां से पानी जाता है। बी ऑप्शन, जलभृत। क्या उत्तर होगा? आप पढ़ो तो उत्तर खुद आ जाएगा। देखो, जो किसी कुएं तक पानी लाने में, देखो जलभृत बता जहां जल इकट्ठा हो, है कि नहीं। जब जल इकट्ठा रहता है तो जल में भी एक दबाव रहता है। अगर हम खोदते हैं तो वहां से जल धीरे धीरे क्या लगता है? रिसने लगता है, ऊपर आने लगता है। तो जलभृत का मतलब है जहां जल इकट्ठा हो। इसका उत्तर आराम से भी हो जाएगा। ज्वार नोटबुक होगा नहीं, ये नदियां बनाती हैं। कहां बनाती हैं? नदियां। भारत के कोई ऐसी नदी है जो ज्वार नोटबुक बनाती है? कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती। अरब सागर में जो आती है वो यही बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नोटबुक। ज्वार नोटबुक और डेल्टा, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन होता है? उत्पादकता किसकी ज्यादा होती है? डेल्टा की होती है या ज्वार नोटबुक की होती है?
ज्वार नदीमुख होती है। सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है? प्रोडक्टिविटी ज्वार नदीमुख की होती है। जलाशय किसे बोलते हैं? तालाब, सरोवर, तटाग, इसका पर्यायवाची भी है। और काष्ठ, ये भूमिगत जल से बने हुए स्थलाकृतियां हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तीसरा, यशो विग्रह, मही चंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे, बताइए। बताएं। यशो विग्रह, मही चंद्र, चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले शासक थे। मराठा पढ़ा होगा, ऐसा नाम आया है? नहीं है। चौहान में, वाडियार में, गढ़वाल में, किस में आएगा? जरा बताइए। सी ऑप्शन होगा। क्या बात है, क्या बात है, सी ऑप्शन बता दिया आपने, है ना? बताएं, सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? वाडियार वंश। वाडियार वंश का शासन कहां था भाई, जानते हैं आप? गुजरात में। तब तो बिल्कुल गलत हो गया उत्तर आपका। गुजरात बताते ही वाडियार वंश गुजरात में नहीं था। आंसर भी नहीं है ये, गढ़वाल वंश। ये वाडियार वंश मैसूर, वाडियार वंश के ही शासकों को हटा के कब 1761 में क्या किया था? हैदर अली ने अपना राजवंश स्थापित कर लिया था, वाडियार वंश। मराठा तो मराठों में, चौहान आप लोग जानते हैं अजमेर और राजस्थान के क्षेत्रों में। गढ़वाल वंश है ना, हेमचंद्र गढ़वाली, नाम सुना? यही महान शासक है हेमचंद्र गढ़वाली। तो याद है, ये कहां है? गढ़वाल। गढ़वाल राजवंश कहां बिलोंग करता था? कौन? जयचंद भी उसी का था। मही चंद्र, चंद्रदेव, ये सब उसके थे, गढ़वाल वंश। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इन सब क्षेत्रों में था गढ़वाल वंश, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। उत्पादन के बढ़ते हुए स्तर, उत्पादन का जो स्तर बढ़ रहा है तो उस पर लागत में जो अनुपातिक बचत होगा, उसके लागत, देखो उत्पादन बढ़ाओगे लागत तो लगेगा, लेकिन उस पर बचत ज्यादा होगा, तो उस बचत को क्या कहते हैं? बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सम लागत, समुत्पाद या उत्पादन प्रकार्य? सी, उत्पादन प्रकार्य। देखते हैं क्या होता है आप लोगों का आंसर, क्या उत्तर होगा? सी आएगा। जरा देखिए आप लोग, ए होगा, और कोई आप बताओ? उन्होंने सी बता दिया। बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं, सम लागत, क्यों नहीं होगा? अभी आंसर नहीं आया है, हो सकता है। समुत्पाद, उत्पादन प्रकार्य, सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़ो प्रश्न थोड़ा। जब उत्पादन के बढ़ते स्तर पर जो लागत लगे, अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? जब बचत होते जाता है, उसी को ध्यान में रखकर आज धीरे धीरे गौतम अडानी फोर्ब्स की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, है ना? तो एक तरीके से धीरे धीरे क्या होता है? अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बड़े पैमाने पर यह अर्थव्यवस्थाओं में सुधार होता है, बचत होती है, और जब बचत होती है तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? बढ़ती है ना? देखो, उत्पादन प्रकार्य, प्रकार्य मतलब कोई बचत नहीं है, उनके उत्पादन के लिए किए गए कार्य को ही प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्य मतलब होता है एक्शन लेना, प्रकार्य। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? बताओ, ऐसे प्रश्न भी होंगे। अब देखो, आप ऐसे प्रश्नों के लिए क्या कदम उठाएंगे? कम से कम ये देखना होगा ना, मैं दुनिया को मत देखो आप। बड़े बड़े गेंदबाजों के नाम ही होंगे, बताइए। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, शांत शर्मा, आशीष नेहरा, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है। अच्छा, आशीष देखा आप लोग गेंदबाजी करते हुए? उमेश यादव को देखा है मैंने, और भुवनेश्वर को तो हाल ही फिलहाल देखा गया है। उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बड़े बड़े बाल अब कटवा लिए हैं उन्होंने, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आशीष नेहरा। बाकी ये तीनों। अच्छा, इसके अलावा और बाएं हाथ का गेंदबाज बताओ, इसके अलावा भारत में और बाएं हाथ के गेंदबाज बताओ। कौन? अर्शदीप सिंह बाएं हाथ से फेंकता है। सही, सही, बाएं हाथ से फेंकता है क्या? बाएं हाथ से। इसके अलावा जहीर खान, जहीर खान की गेंदबाजी कैसे रही है? बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है ना? तो ये ध्यान रखेंगे डी।
भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना, देखो कितना आसान सा है। स्किल इंडिया मिशन कब आया? श्योर, स्किल इंडिया मिशन कब आया था ये बताना है। भारत में स्किल इंडिया मिशन है ना, स्किल इंडिया मिशन कब आया था? अब देखो, जब मोदी जी की सरकार लगातार योजनाएं चली, मैं लगातार बता रहा हूं कि जन धन योजना 14 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना उसके बाद है ना 14 में, स्वच्छ मिशन, हाँ आज नरेंद्र मोदी की जन्मदिन है ना, आज मैं प्रचार नहीं कर रहा लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी की जन्मदिन बनाई जा रही है आज, है ना। तो आप देखोगे फ्लैग, ये स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। 2015 में स्किल इंडिया मिशन आया था, है ना। और पहले से एक योजना चल रही थी कांग्रेस के द्वारा, स्टार, आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, है ना, स्टार। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया? PMKVY। क्या नाम बदल दिया इसका? हाँ, PMKVY हुआ, नया नहीं है ये, लेकिन उसमें सुधार कर उन्होंने कहा कि भाई सबको स्किल्ड करना है और सभी लोगों को 200 कोर्स पढ़ाई करो, एग्जाम दो, आपको 7,000 से 12,000 तक क्या मिलेगा? छात्रवृत्ति मिलेगी। खूब भयंकर तरीके से लूटपाट हुआ, फिर योजना को थोड़ा दूसरे तरीके से मोल्ड किया गया, अब इसको चलता है PMKVY। तो इसकी शुरुआत हो गई 2015 में, जनधन की शुरुआत 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन 2014, 3 बड़ी योजनाएं उस समय की है। 2015 में और योजनाएं आई थी, मई 2016 में 3 बीमा योजनाएं आई थी, पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया था। कौन कौन सी योजनाएं हैं? अटल पेंशन योजना, है ना, और एक और था अटल पेंशन योजना, और 2 और योजनाएं थे जिसमें 12 रुपए देना पड़ता है सालाना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन जीवन ज्योति योजना, एक और है प्रधानमंत्री बीमा योजना। तो 3 योजनाएं चली थी, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। निम्न में कौन सिया पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? सिया पॉपीज, पपीज क्या होता है? छोटे बच्चे किसके? बिल्ली के, कुत्ते के, सुअर के, कि सभी के? पप्पी जो होता है वो कुत्तों को बच्चों को बोलते हैं, सभी को नहीं। डॉग कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, है ना। किसने लिखा था? द राइट आंसर अमिताभ घोष, याद रखिएगा। अभी हाल ही में रजनी मंत्रा, रजनी के मंत्र, ये पुस्तक किसने लिखी? ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। पीसी बाला, पीसी बाला, बाला सुब्रमण्यम है, पीसी बाला सुब्रमण्यम ने, पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, है ना। एक और किताब है रजनी पंचतंत्र, इसी ने लिखा है, रजनी के मंत्र, रजनी पंचतंत्र, इन्होंने ही लिखा है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था। हाँ, इसी ने इन लोगों का खात्मा करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। बताओ, कश्मीर, राजस्थान, बंगाल या पंजाब, कहां का था? बताओ। गयासुद्दीन तुगलक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाए हैं। तुम रहते हो? नहीं, तुम्हारे तो ऊपर वाले क्लास में रहते हो ना। बताओ कहां कहां था? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब इज द राइट आंसर। जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का क्या था? गवर्नर था। और देखोगे इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी। श्योर है, याद रखेंगे आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है, और इसके बाद कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक। तो 3 सबसे बड़े शासक थे। उसके बाद थे वो सब चिरकुट थे, उनको कुछ नहीं हो पाया उनसे। फिरोज शाह तुगलक जिसने कई 300 नगर बसाए थे, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, है ना, ये सब नगर बसाए थे। तो ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में अलाउद्दीन खिलजी के समय पंजाब का गवर्नर था। भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर 2020 में डैश पर 10 लाख से अधिक प्रशंसक रखने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बन गया। 10 लाख से अधिक प्रशंसक,
देखो करंट अफेयर्स की कैटेगरी देखो, आप लोग अच्छी तैयारी करनी है तो कैटेगरी देखिए किस तरीके के प्रश्नों पर इंटेंशन दिया जाता है। 10 लाख से अधिक प्रशंसक रखने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया। किस पर? ट्विटर पे, फेसबुक पे। फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। किस पर? फेसबुक पे, ट्विटर पे। द राइट आंसर ट्विटर। ट्विटर पर 10 लाख से अधिक प्रशंसक, प्रशंसक का मतलब यहां है फॉलोअर्स, यहां इंग्लिश में होगा तो फॉलोअर्स लिखेंगे, रखने वाला ये क्या बन गया? ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर। अब बताओ, अभी अभी किसको 50 मिलियन, 50 मिलियन जो है उनके प्रशंसक वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा है, 211 मिलियन है। ट्विटर पे 50 मिलियन क्या फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली, ते भी याद रखेंगे। और ये देखो ट्विटर पे नवंबर 2020 में 10 लाख फॉलोअर्स हुए थे, मतलब 1 मिलियन। विराट कोहली तो बहुत आगे हैं भाई, रिजर्व बैंक को सीखना चाहिए विराट कोहली से फॉलोअर कैसे बनाएं, है ना। टीचरों के इतने फॉलोअर क्यों नहीं होते? नहीं हो सकते। यहां तो 1000, 2000, 200, 500। एंटरटेनमेंट वालों को जनता ट्विटर पढ़ने के लिए है, बताओ। स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। बताएं कब किया था? ये तो पढ़ाया हुआ है, बताओ बताओ बताओ। 93 में। कब गए थे? विश्व धर्म संसद शिकागो में हुआ था ना, कब गए थे वो? 1898, 1893, 1884, 1878। सही जवाब हो जाएगा 1893। अभी कुछ दिन पहले तो इससे प्रश्न आया था, तो मैं करवा रहा था, 2-4 पहले करवाया था। 1893 में गए थे विश्व धर्म संसद में, और वहां किसने भेजा था भाई? भेजा क्या था? वहां पर गए थे, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था क्या था? खेतड़ी के महाराज, क्या नाम था? अजीत सिंह। तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह पैसा वगैरह दिया, इतना ही नहीं नाम भी दिया। नाम भी बदला, बोला कि भाई ये नाम थोड़ा सा बड़ा कठिन है, नाम बदलो, बड़ा लगे। हाँ है विवेकानंद, मतलब दिमाग, विवेक मतलब दिमाग, दिमाग वाले आदमी ऐसे कर सकते हैं। विवेकानंद नाम भी रखा। अजीत सिंह ने व्यवस्था करके भेजा, पैसा वैसा दिया, भेजा। जब अमेरिका गए थे किसी ने पर्स मार ली इनकी, गिर गया, दिक्कत हो गई वहां पे। अब रहे, दोबारा भेजा उन्होंने। अजीत सिंह ने, विश्वास था उनको कि लड़का झंडा गाड़ के जरूर आएगा। तो यही विवेकानंद गए थे और वहां पर 4 साल रहे, तमाम वेदांत दर्शन वगैरह किए। अमेरिका वालों ने कहा, और ब्रिटेन वाले सब गए थे, देख कर हैरान रह गए। एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था कि हम लोगों का भारत में विवेकानंद और इनके ज्ञान और भारतीय संस्कृति को देखने और सुनने के बाद हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम वहां ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं जहां पर विवेकानंद जैसे ज्ञानी लोग रहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकता। ब्रिटेन का एक इतिहासकार ने कहा था कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम वहां अपने धर्म प्रचार और ज्ञान के प्रचार के लिए भेजते हैं अपने दूतमंडल जहां पर विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में नहीं हो सकती, है ना। तो 1893 शिकागो में गए, 1897 में कलकत्ता, ये याद रखेंगे, उस दिन यही प्रश्न पूछा था। कलकत्ता कहां पर? बेलूर मठ में, बेलूर में राजधानी बना ली। बेलूर मठ में क्या किया इन्होंने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण की स्थापना किया था। और ये तो पहला था, पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ, बेलूर मठ जिसको हम कहते हैं। कब किया? 1897 में, जब वहां से वापस आए। तो दूसरा इन्होंने किया था अल्मोड़ा, जो है ना, कहां है अल्मोड़ा? अल्मोड़ा कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में एक जगह है मायावती, मायावती में दूसरा अगले वर्ष ही खोला। तो ये पहला और दूसरा जो है मिशन, दूसरा मठ जो है मायावती, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तो इन्होंने यहां पर स्थापित किया 1898 में। और 1899 में बेलूर इसका केंद्र बन गया। तो उसके बाद, और इनके बाद 1902 में तो इनकी मृत्यु हो गई, है ना। बहुत कम समय तक, 61 में जन्म हुआ था। कितने साल रह गए? मुश्किल 40-41 साल, बहुत कम उम्र। इनके नाम पर ही 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी इनके जन्मदिन पर, ये याद रखेगा। और विवेकानंद को
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता है विवेकानंद। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण, नाम ही लिखा हुआ है रामकृष्ण परमहंस, गुरु के नाम पर ही मिशन चलाया। तो ये सब बातें विवेकानंद के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, जिनका इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, समझ लो कि पेपर जो है उनका जो है लंका लगनी है। ज्यादा किताब के नाम एक ही पेपर में आ गया तो फिर समझ लोगे। रिपोर्टिंग इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। प्रेम प्रकाश, चेतन भगत, अंजन सुंदरम, खुशवंत सिंह। क्या होगा बताइए, क्या होगा? डी, खुशवंत सिंह। तुक्का मार दिया आपने। प्रेम प्रकाश, राइट आंसर इज प्रेम प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब है। इनकी एक किताब है सपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, है ना। निम्न में से कौन से शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ था? बताइए, आराम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क एक पाक कला के लिए हुआ था। कौन है? गैस्ट्रोनॉमी के लिए किसको लिया गया था? अरे हैदराबाद के बिरयानी नहीं है ना, उसको अभी सर्च करोगे सीधे बिरयानी है मुर्गे की टांग के साथ। गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद को लिया गया था। और उसके साथ मुंबई को भी क्या किया गया था? लिया गया था। 2019 का पूछ रहा है ना, याद रखना। तो मुंबई और कौन सा हो जाएगा? मुंबई को किस लिए लिया गया था? क्रिएटिव सिटी के लिए। और इसको किस लिए लिया गया था? हैदराबाद को किस लिए लिया गया था? पाक कला के लिए। मतलब खाना यहां पर जबरदस्त बनता है। आदमी जो है बिरयानी वाले, चाहे वो यहीं का हो, अभी आया हो सोनीपत से, लिख दे हैदराबाद के चिकन बिरयानी, जनता हैदराबाद में चली जाएगी खाने। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, है ना। जयपुर को किस एक उपनाम से जाना जाता है? पिंक सिटी, है ना। यहां पे कोई महल वहल है, क्या नाम है उसका? जल महल है या हवा महल, या दोनों? दोनों है, जल महल, हवा महल। तो 19 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मुंबई और हैदराबाद शामिल हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। फरवरी 2021 में निम्न में से किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? देखो, किसको? सिद्धार्थ मोहंती, टीसी शिशुल कुमार, राजीव अरोड़ा या पंकज जैन, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, बिल्कुल सही। फरवरी 2021 में जीवन बीमा निगम का, अब देखिए अगर हम बात करें कि भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित कब हुआ, जानते हैं आप लोग? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956। मुख्यालय कहां है इसका? मुंबई है, दिल्ली? दिल्ली है, मुख्यालय दिल्ली है एलआईसी का, बिल्कुल सही है, दिल्ली। तगड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब मुख्यालयों के नाम पूछे जाते हैं, है ना। जीवन बीमा निगम, और इसके सिद्धार्थ मोहंती जो है भारत के बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका टैगलाइन क्या है? जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। वाह, कितनी संस्था है। जीवन के साथ साथ तो रहेगा, मर जाएगा तो भी रहेगा, है ना। जीवन के, ये कैसे? किसको? अपने को तो मिलेगा, आदमी तो मिट्टी में चला गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की खेती है? ये तो बहुत आसान सा। टेरेस जानते हैं आप लोग कहां होता है? सी, मैदान। टेरेस खेती मैदान में होगी। टेरेस क्या है? सीढ़ी को बोलते हो ना। टेरेस किसे बोला जाता है पहले बताओ? सीढ़ियों को बोलेंगे ना। तो टेरेस की खेती जो होता है ना, पहाड़ियों पे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से काट के ऐसे बना देंगे, फिर नीचे जो है अब ऐसे रहता है ना ढलान, फिर एक इस तरीके से काट के बना देंगे। फिर तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पानी पहले आएगा तो ये प्लेन बना देते हैं, काट के पटरा बना देते हैं, फिर नीचे जैसे सीढ़ियां होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इतना तो प्लेन हो जाएगा ना।
तो इसका उत्तर आएगा पर्वत। पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में टेरेस प्रकार की खेती होती है। कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, जिसको कंटूर को समुच्च रेखी समान ऊंचाई पर क्या करते हैं, कुछ जुताई कर देते हैं। कैसे? समुच्च रेखी। वो क्या करेंगे ना, एक और, ये तो श्रेणीनुमा बना दो, एक और उपाय है। जब कम ढलान रहता है ना, तो उस पर क्या करते हैं, जैसे पर्वत की ढाल इस तरीके से, तो जुताई इस तरीके से करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे? क्यों करेंगे? पानी का बहाव तेजी से नहीं होगा, है कि नहीं? अगर ऐसे कर दोगे तब तो नाली बन जाएगा, तेजी से जाएगा, तो मिट्टी भी कटेगी, और लेकिन ऐसे उल्टा करोगे तो धीरे धीरे पानी जाएगा, कटाव कम होगा। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये सब खेती के अलग अलग तरीके हैं। और अलग अलग मैदान में कौन सा है, सीधे जो जुताई करो वो, उसमें कौन सा है? मैदान एरिया में तो सीधा प्लेन है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था बताओ? दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है। और एसएससी के एग्जाम में जाओगे ना, 7-8 ऐसे दुनिया का सबसे आसान प्रश्न होता है, उतना तो हो ही जाएगा। काकोरी 25 में हुआ। बताओ, तुम लोगों के नोट्स में लिखे हुए हैं किस डेट को हुआ था? किस डेट को हुआ था? अगस्त में कि मार्च में? अगस्त में, 1919 में हुआ था। अरे भाई, काकोरी षड्यंत्र कांड एचआरए वालों ने किया था। ये कौन है एचआरए? कब बना था ये? एचआरए की पहली घटना है ये, काकोरी। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल। 4 लोगों को फांसी हो गई थी अलग अलग जगहों पे। किसको किसको फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। इनको अलग अलग जगहों फांसी दी गई थी, है ना? राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? गोरखपुर जेल में, है ना? तो इस तरीके से एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, है ना? कहां स्थापित हुआ था ये? कानपुर में। स्थापित कहां हुआ? कानपुर। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल। उसके सदस्य थे बिस्मिल। सचिंद्र सान्याल ने, नोट्स में लिखा हुआ है, सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 की स्थापना की कानपुर में, है ना? और इसके सदस्य थे सारे लोग जिन्होंने काकोरी ट्रेन लूटा था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन लोगों को। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और बाकी लोगों को तो जो आजीवन कारावास, कुछ को 10 साल की सजा, 4 लोगों को फांसी दी। और इस काकोरी षड्यंत्र में जो 1925 में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल मेन आदमी यही थे लुटवाने के लिए। हाँ, नाम बदल दिया। काकोरी ट्रेन, अब कांड कुंड नहीं बोलेंगे, मामला काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना? क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। हाँ, अशफाक उल्ला खां। तो इस तरीके से इन लोगों का फांसी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र 1925। कहां से कहां ट्रेन जा रही थी भाई? सहारनपुर से लखनऊ, 8 डाउन सवारी गाड़ी। तो क्या ये याद रखो। ये इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये तो आराम से कह सकते हो, लेकिन ये बताना मुश्किल होगा, नाम गलत लिखा है यहां पे। बाणभट्ट। कहां ये, कहां वो? बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके समय में था पता भी है? बताओ, तुम्हें तो पता होना चाहिए। हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन तो बहुत बाद आया समुद्रगुप्त, तो है कि नहीं? हरिसेन। गुड। हरि, देखो लिखा है हरिसेना, लेकिन वो हरिसेन है ना? यह गलत छप गया है, ये एसएससी ने ही गलत लिख दिया है। हरिसेन क्या प्रयाग प्रशस्ति? हरिसेन है, मैं सही नाम लिख देता हूं, ऐसे लिखते हैं हरिसेन। क्या था इसका? ये था क्या? समुद्रगुप्त का क्या था? ये सचिव। 4-5 सचिवों के नाम मैं अगर क्लास किया होगा तो मैं बताऊंगा समुद्रगुप्त के सचिवों के नाम। हरिसेन इसका था, समुद्रगुप्त का। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, है ना? इसी को प्रयाग प्रशस्ति को बोला जाता है। इलाहाबाद जो इसको प्रयाग प्रशस्ति, इसको बोला जाता है रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं इसको? रानी का भी अभिलेख बोलते हैं। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल का और जहांगीर का नाम भी लिखा हुआ है ना? बाद के शासकों के नाम भी लिखे हुए हैं, बड़ा फेमस है। हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था, याद है?
सिक्कों पे वीणा मिला है। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत थी, बहुत अच्छी थी। नौसैनिक शक्ति के लिए भी ये जाना जाता है। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के बहाव से होता है, क्या कहलाता है? नहर का बहाव गुरुत्वाकर्षण के बहाव के प्रभाव से होता है, उसको क्या बोलते हैं? लिफ्ट चैनल, बारबंदी प्रणाली, कमान क्षेत्र, प्रवाह चैनल, बताएं क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलते हैं? हैं? नहीं, लिफ्ट तो जबरदस्ती कराते हैं। पानी का क्या करते हैं? पानी को लिफ्ट कैसे करवाते हैं? मान लो ये निचला इलाका है, नदी यहां तक आ गई या नहर आ गई और काफी ऊंचा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर मोटर लगाते हैं। आपके वहां है ना दादरी के पास लिफ्टिंग करते किया जाता है पानी का, याद है? और फिर वहीं से नहर बनी हो, नहर में जाता है। हाँ, तो उसको पानी को लिफ्ट करके किया। वहां गुरुत्वाकर्षण क्या मतलब है? इसका जगह प्रवाह चैनल बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा चैनल मतलब जिधर गुरुत्वाकर्षण मतलब का बहाव ज्यादा होगा उस तरफ बना दिया जाता है। सब प्रवाह चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। किन किन राज्यों में, ये प्रश्न हो जाए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, ये सब कॉमन प्रश्न है, सब अवेयरनेस पर आधारित है। इंदिरा गांधी नहर भारत के किन किन राज्यों को लाभान्वित करती है या किन किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? निकला कहां से है ये? किसको किसको? राजस्थान और हरियाणा को भी प्रभाव मिलता है, लेकिन हरियाणा में वो बहती नहीं है, उनसे निकाला गया है। पंजाब से निकलती है। कहां से? कौन से बांध से? सतलुज नदी से निकाली। कौन से नदी से? सतलुज। कौन से बांध के पास? भाखड़ा। भाखड़ा या नांगल? भाखड़ा और नांगल में 15 किलोमीटर का अंतर है, दो बांध हैं। तो भाखड़ा हिमाचल में है, नांगल पंजाब में है। तो उन्हीं में से निकल रहे सतलुज नदी। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो पंजाब, राजस्थान, अब गुजरात तक ले जाया जा रहा है, जिनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है। उसके आसपास के राज्यों को, हिमाचल को भी फायदा दिया जाता है नहर बनाकर, और हरियाणा को भी इससे लाभान्वित किया जाता है। राजस्थान के तो लाइफ लाइन है वो। राजस्थान का तो, अगर राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहीं होता, श्रीगंगानगर जिला जो है, पता नहीं वहां के लोग कैसे रहते। भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ जिला श्रीगंगानगर बन गया है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये सारे क्षेत्र कैसे शानदार तरीके से सिंचित होते हैं, और खाद्यान्न उत्पादन में श्रीगंगानगर काफी आगे है। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? बताइए, पहला रॉकेट किस वर्ष में लॉन्च हुआ? पहला रॉकेट 1963, याद कर लीजिएगा। पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? फेल हो गया भारत का, है ना? तो ध्यान रखेंगे, जो है 1963 में लॉन्च किया गया, आप याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1996। गुड, ऐसे याद रखो, सफलता तो मिलेगी जरूर। कुछ हमारे स्टूडेंट शानदार पढ़ते हैं। इसरो हेड कौन है? एस सोमनाथ हेड है। मुख्यालय इसका कहां है? कर्नाटक। कहां पे? बेंगलुरु में है ना? इसका लॉन्च पैड कहां है जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा। और वहां का जो सेंटर, उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना? श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश के पास। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद आना कहेंगे। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से किस देश का उपग्रह छोड़ा? दो प्रश्न हो गए। हाँ, सिंगापुर। लेकिन रॉकेट कौन सा है? PSLV C53। C50, ध्यान रखना है, परीक्षा में जरूर आएगा, अवश्य आएगा। PSLV C53 से सिंगापुर के रॉकेट को छोड़ा। अकबरनामा के लेखक कौन है भाई? हु इज राइटर ऑफ अकबरनामा? जहांगीर ने उनका नाम सत्य करवा दिया। अकबरनामा किसने लिखा और बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा ये किसने लिखा? बाबरनामा किसने लिखा है? बताओ इसको। अबुल फजल। अबुल फजल इधर राइट आंसर, कॉन्फिडेंस रखो। अबुल फजल। अबुल फजल को किसने मरवा दिया? जहांगीर ने। भागकर नाराज होकर, सबसे पहला विद्रोही शासक मुगल काल में कौन है? सलीम। तो सलीम जो भाग के इलाहाबाद चला गया था झगड़ा करके। तो अकबर का बड़ा लाडला बेटा था। अक्सर लाडले बेटों ने बाप की तो ऐसी तैसी करके रखी,
चाहे कितना हो महान सागर क्या है। बाप की लाडले ने तो बाप लोगों की तो ऐसी कर दी है ना, वो बाप बन गया है। अब अकबर कुछ कर नहीं पाता था, तो अबुल फजल को फोन किया। मैं फोन नहीं था उस समय, उनको बुलाया पत्र भेज के कि भाई देखो लड़का बिगड़ गया है, शुरू से बिगड़ा हुआ, तमाशा बना दिया है। एक तो इतना मनौती के बाद लड़का हुआ, वो भी जो है ऐसा निकल गया, परेशान हो चुका, आओ समझाओ। तो ग्वालियर चाहे उसके गुप्त, इनसे ज्यादा उनके गुप्तचर घूमते रहते थे। सलीम के गुप्तचर ने बताया कि महाराज ने भेज रहे हैं समझाने के लिए। तो जब अकबर ने बुलाया तो आया नहीं, रास्ते में उनको टपका के वापस चला गया। रास्ते में अबुल फजल का मरवा दिया, इतने बड़े विद्वान को रास्ते में ही मरवा दिया। बोले कि ये हमें समझाएंगे, अब समझते रहो भगवान के पास। फैजी क्या था? दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? इसी का भाई था, याद रखना। अबुल फजल का भाई का क्या नाम था? फैजी। और यह अकबर का दरबारी कवि था। देखो इसी तरीके की नॉलेज जब इकट्ठा करोगे ना स्पेशल, तब आएगा। दरबारी कवि फैजी था, है ना। अब्दुल समद और लतीफ ये क्या थे? सब चित्रकार थे। अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ, और दो चित्रकार अकबर के समय, कौन कौन? दसवंत और बसावन, दो बहुत बड़े चित्रकार हैं, पढ़े तो लुसेंट में भी मिल जाता है। दसवंत और बसावन अकबर के समय बहुत बड़े चित्रकार थे। चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को। ये बताओ बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने खुद लिखा, पढ़ा लिखा था वो, बाबर ने खुद लिखा। बाबर ने खुद लिखा। एक और किताब है हुमायूं नामा, ये किसने लिखा? क्या हुमायूं पढ़ा लिखा था? अनपढ़ बहुत थे इसमें। हुमायूं ने नहीं लिखा, बल्कि उसकी गुलबदन बेगम, किसने लिखा? गुलबदन बेगम। और हुमायूं का मकबरा भी गुलबदन बेगम ने ही बनवाया था। तो ये दोनों तीनों बात याद रखिएगा। मुगल काल का सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन था? कौन? दारा सिको, उसके लघु अकबर कहते हैं। उसने 52 उपनिषदों का एक अनुवाद करवाया था फारसी में, जिसका नाम क्या रखा? सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर। मेरा मुगल काल का आप लोग जो है ना, आप क्लास जरूर लेना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कोई बता देगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी लोगों ने सही उत्तर बताया है, दादा भाई नौरोजी द राइट आंसर। अनब्रिटिश रूल, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1867 में क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और इसी को इस किताब में लिखा था, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश कॉमन हाउस में चुने जाने वाले, या ऐसा कहता ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं। बताओ उस समय के जमाने में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए। आज वो ऋषि सुनक उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, नहीं बनने दिया ना। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि भारतीय थे, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब कब? 1886, 1893, 1906, 3 बार आए रहे। और इनकी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, पारसी समाज सुधारक भी थे, राष्ट्रगुप्तार पत्रिका भी निकाली थी, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, कब बता रहा था मैं? पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आज करंट अफेयर्स में बता रहा था क्या, या कभी क्लास बता रहा था किसी क्लास में? पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कौन है? अभी आज या कल मैं बता रहा था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखो द पैराडॉक्सिकल प्राइम, फिल्म बन गया इस पर, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। नरेंद्र मोदी को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, फिल्म बनी हुई है, फिल्म मनमोहन सिंह को। और वो किताब लिखा गया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनके सचिव रहे संजय बारू ने लिखा था। इसका नहीं बता रहा हूं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कौन है? मनमोहन सिंह। ओह सॉरी, ये तो कैरेक्टर है ना, लिखा किसने किताब है?
संजय बारू। किताब के लेखक कौन है? याद रखना, आपके पास से कभी भूलना नहीं, फिर से पूछा जाएगा। संजय बारू। फिल्म बनी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जो है किरदार किसने निभाया है? अनुपम खेर। अभी सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा। उसमें सोनिया गांधी का भी किरदार, राहुल गांधी, ये गांधी, वो गांधी, सबका। संजय बारू का जो रोल निभाया है वो निभाया अक्षय खन्ना ने, संजय बारू का। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब पर बना, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। अब प्रश्न यहां पैराडॉक्सिकल पर नरेंद्र मोदी नमक कथेतर पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं भाई। शशि थरूर। इसमें किसकी हिम्मत है नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखने की? कांग्रेस का है। तो हिम्मत देखो इसकी। और जब ये फिल्म बन गई थी तो उसके नरेंद्र मोदी को अच्छा दिखाने के लिए एक और फिल्म बनी थी नरेंद्र मोदी पर, तो उसमें नरेंद्र मोदी का किरदार किसने निभाया? विवेक ओबराय ने, है ना? विवेक ओबराय ने लिखाया था, किरदार निभाया था। सब पे फिल्म बन चुका है, प्रश्न आ चुके हैं। ये उत्तर हो जाएगा शशि थरूर ने लिखा था। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, कांग्रेसी नेता हैं। चेतन भगत के किताब कौन कौन से हैं? ये किताब बकवास लिखता है, हाफ गर्लफ्रेंड फुल गर्लफ्रेंड, ये किताब भी लिखते हैं। ये हाफ गर्लफ्रेंड किताब लिखा इन्होंने, लेकिन कुछ अच्छी किताबें भी हैं। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये किताब लिखा है किसने? चेतन भगत ने। और इसी पर एक फिल्म बनी थी, काई पोछे। कौन सी फिल्म बनी थी? सुना है? काई पोछे फिल्म किस पर बना है? 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पर बना है ना? 3 इडियट भी इनके उपन्यासों बना है। तो इस तरीके से उपन्यास लिखते रहते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप के ये हैं, है ना? गर्लफ्रेंड फुल गर्लफ्रेंड क्या होगा? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? इतना आसान सा प्रश्न है ना? तो इसका उत्तर आराम से आप लोग कर सकते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है? तो आराम से कर सकते हैं, 368। और भाग कौन सा है? भाग 20। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 368 के तहत कितने तरीके से संशोधन होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से संशोधन। कौन कौन से? विशेष बहुमत और प्लस, एक तो होगा विशेष बहुमत और 2/3 वाला बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो 2 तरीके से होता है, लेकिन संसद 3 बार 3 तरीके से संशोधन कर सकती है। 2 तरीके तो यहां से, और एक अपना क्या है? साधारण बहुमत संशोधन। तो ये तरीके अपनाएंगे। और अगर हम बात करें 234, 129, 129 में क्या है बताओ? कौन सा? अभिलेख न्यायालय। वेरी गुड, ऐसे ही याद रखना है, अभिलेख न्यायालय याद रखना। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? हेमिस, भगवान गणेश, शिव, विष्णु, भगवान पद्म संभव, कौन है? थोड़ा अलग करो। विष्णु सही उत्तर हो जाएगा, भगवान पद्म संभव। कैसे किया तुमने? सबसे अलग है ये 3। देखो बनाने वाले ने तीनों ऐसे नाम डाल दिए, एक डाल दिया। तो ये भी थोड़ा सा मेंटलिटी होना चाहिए एग्जाम के लिए। इसे कहते हैं एग्जाम के लिए तैयार होना। पद्म संभव, पद्म मतलब होता है कंबल, कमल, कंबल नहीं कमल, पद्म मतलब होता है कमल, और संभव तो कमल पर विराजमान नारायण। तो विष्णु यहां पर लिखा है, लेकिन इनको कहा जाता है पद्म संभव, है ना? तो इनके लिए मनाया जाता है कौन? हेमिस त्योहार कहां मनाया जाता है? देखो यहां से याद रखना, तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन को मनाया जाता है ना? और ये देवता भगवान पद्म संभव को समर्पित है। जनवरी 2021 में भारत के राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3रे चरण का आरंभ किया गया?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। तो इसका क्या उत्तर होगा, एक बार उत्तर देके देखिए, क्या उत्तर होना चाहिए? 600। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरे चरण के दौरान देखो जनवरी 2020 में। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप जरूर पढ़िए, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था? 2014 या 15? अभी बताया 15 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ? पीएम, अभी बताया था ना, PMKVY। पहला दूसरा प्रश्न ही आया था वो कि कब शुरू किया गया था। PMKVY की शुरुआत 2015 में। लगता है योजनाओं पर वीडियो बनाना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट जो है गड़बड़ थोड़ा सा कर रहे हैं। अब तक की योजनाओं का कम से कम 30-40, जो कि एक आइडिया मिलता रहे। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? आसान सा है, मैं ही नहीं कई बार बताया होगा इसको, कितने बार बताया। किम्बुल लैमजाओ नेशनल पार्क, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। पहले ही है ना, कहां है ये? भारत ही नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसे तैरता है ये? मणिपुर। कौन से झील को बनाया गया है? ऊपर लिख देता हूं आप लोग। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बताओ? हाँ, पूरा लोकटक झील ही क्या है, पूरा जितना पानी वाला इतना बड़ा जलाशय झील को ही बना दिया है। तो उसमें पौधे पक्षियां जो तैरते रहते हैं ना, वो उद्यान नहीं तैरता, उसमें रहने वाले जीव तैरते हैं, मछलियां, इसीलिए उसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मतलब इतना बड़ा झील है तो इस पूरे झील को ही बना लिया, जमीन नहीं बनाया। तो ये इसमें तैरते रहते हैं, इसीलिए तैरता हुआ कहते हैं। मणिपुर में लोकटक झील को बनाया गया, इसको बोलते हैं काइम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना, मणिपुर में है। ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई? कहां है? महाराष्ट्र। कहां है? नागरहोल। इतना करंट अफेयर्स में बताता हूं, याद तो रखो। बालफक्रम, बालफक्रम नोकरेक तो मेघालय में है। एक बार देखो तो तुम्हें। बालफक्रम ना मेघालय, मुझे लगा था बालफक्रम मेघालय, मुझे लगा था मेघालय में होगा, क्योंकि नोकरेक भी है, नोकरेक जय मंडल रिजर्व है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बालफक्रम मेघालय, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर या वसूला नहीं जा सकता? आराम से कर सकते हो। किसमें से? अच्छा, पकड़ तो लिया। क्यों? ए और बी में से आएगा। बीत तो गए की बात भाग 12 में हुई है, और दोनों ही भाग 12 में है। एकदम सत्य बात है कि उसी में आएगा। नहीं, 301 तो संपत्ति का अधिकार है, विधि का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार सब। तो दो तो ऐसा कटेगा। ये तो क्या है? राष्ट्रपति का। उससे संबंधित है अध्यादेश। 107 संसद से संबंधित है, संसद में कार्यवाहियों से। 108 में तो संयुक्त अधिवेशन है। 301 में संपत्ति का अधिकार है। ओहो, हाँ, ये तो उससे आ जाएगा, क्या कहते हैं, भाग 13 हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, वो 300A में है। सॉरी सॉरी, इसको हटाओ, ये भाग 13 में आ जाएगा। व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार करने के। इसका उत्तर हो जाएगा 265 बी। 265 याद रखना। सिर्फ यही भाग 12 में है, यही सिर्फ भाग 12 में, और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 213। 213। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, किसने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पढ़िए देखिए, किसे नियुक्त किया गया?
जब भी कभी पहला अध्यक्ष नियुक्त किया जाए ना महिला का, तो जरूर आप लोग देखेंगे, उसको करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ा चर्चित है, गीता मित्तल को, है ना, उसमें होता है, बड़ा चर्चित हुआ था। ये क्या है ना, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष गीता मित्तल को, है ना, किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरमैन रह चुके हैं। किरण मजूमदार साहब, कौन सी कंपनी है इनकी? गोदरेज, गोदरेज, किरण मजूमदार साहब गोदरेज की मालकिन है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर? इस तरीके के करंट अफेयर्स मैं खूब करवाता हूं। इसे आएगा जिंदल, जिंदल का आयरन स्टील भी बनाती है जिंदल। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, कोहली, MS धोनी। कौन? धोनी। आप लोगों ने शायद प्रचार देखा नहीं, आता है प्रचार अभी भी। कौन? क्यों ऋषभ पंत? क्यों ऋषभ पंत को बनाया था जिंदल का? जिंदल स्टील भी बनाते हैं, जिंदल के वो छड़ आती हैं, छड़ें जिंदल के, और जिंदल स्टील से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। कौन? हाँ, ओरिएंट फैन। ये तो कई बार यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो तो भी आ जाता है ना। तो ये इस तरीके से वहां से देख लेना चाहिए, है ना। ड्रीम 11 का कौन है बताओ? ड्रीम 11 का कौन है? रोहित शर्मा, धोनी, धोनी को हटा दिया अब, है ना। और उसके बाद कई को ग्रुप में ही किया है, टीम में 3-3 4-4 के ग्रुप बनाए हैं। जनवरी 2021 में निम्न में से किस दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? एस मुरलीधर, सुखबीर सिंह संधू, श्यामल घोष या संदीप अग्रवाल? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा संदीप अग्रवाल को। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन जो परिषद है उसका जो है अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को बनाया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने, देखो करंट अफेयर्स का ढेर लगा दिया एसएससी ने। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई जाएगी? बताइए कब बनाई गई टारगेट ओलंपिक पोडियम? 2016 ओलंपिक के लिए बनाया गया था। ये जब सरकार जब आई थी तुरंत बनाया था, और ये 2014 में बनाया था ओलंपिक में जीतने के लिए। लेकिन 2 ही मेडल आए, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता और पीवी सिंधु ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, है ना। तब जाके उसके बाद जब अच्छा नहीं हुआ तब नरेंद्र मोदी ने एक योजना चला दी, कौन सा? खेलो इंडिया। कौन सा चला दिया? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया का मेन मोटिव क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारना, इंटरनेशनल लेवल के जितने भी गेम है खास करके ओलंपिक में पदक जीतना, ये उसका मेन उद्देश्य है। तो इस तरीके से 2014 में युवा और खेल मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है जरा बताओ अभी? अनुराग ठाकुर, बिल्कुल सही, अनुराग ठाकुर अभी खेल मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर, है ना। द टारगेट ओलंपिक पोडियम 2014 में यह योजना बनाई गई थी। देखो कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। 3 योजनाओं से प्रश्न थे, 1-2 तो आए, इसी में आ गया 2, कौन सा? कौशल विकास और टारगेट ओलंपिक पोडियम। तो इस तरीके से योजनाओं से एक प्रश्न तो जरूर आना है, और एक प्रश्न बहुत होता है। तो चलिए आप लोग इस तरीके के प्रश्नों पर और इस तरीके के करंट अफेयर्स पर आप लोग अपनी योजना बनाइए और पढ़िए। हमारे सीएल कैरियर एकेडमी के वीडियो देखिए। करंट अफेयर्स सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 पर करंट अफेयर्स आता है, आप जरूर देखिए और उस करंट अफेयर्स को पढ़िए। आपके बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप है, जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उसी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए कल फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।